Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic sales organization. यानी कि आज के लेक्चर से हम सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी मेन डेफिनेशंस क्या क्या हैं। Sales organization is a wing or department of the organization or an enterprise established for the purpose of directing, coordinating, and controlling the sales operations. It establishes coordination among various sales functions necessary for the achievement of sales and corporate goals. Sales organization is the part and parcel of the overall organization structure. The structure of sales organization depends on the ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। यानी कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन या कंप्लीट एंटरप्राइज का वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जिसका मेन पर्पज होता है सेल्स ऑपरेशंस को डायरेक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना। इसी पर्पज को ध्यान में रखते हुए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली एस्टेब्लिश किया जाता है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जितने भी सेल्स फंक्शंस हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करते हुए सेल्स और कॉर्पोरेट गोल्स को प्रॉपरली अचीव करती है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक पार्ट है या हम इसको एक पार्सल भी कह सकते हैं ऑफ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि बिजनेस एंटरप्राइजेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर मैं सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है किसी भी एंटरप्राइज के लिए, क्योंकि यही एकमात्र डिपार्टमेंट है किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज के लिए जो रेवेन्यू को क्रिएट करता है। दिस इज ओनली द रेवेन्यू सेंटर फॉर ईच एंड एवरी एंटरप्राइज। रेस्ट ऑफ द सेंटर्स आर द कॉस्ट सेंटर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसी पर्टिकुलर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंटरप्राइज के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं इनको कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराया जाता है। इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है किसी भी एंटरप्राइज के अंदर। अब हम इसके कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, क्या डेफिनेशन दिया है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज द प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, इक्विपिंग, असाइनिंग, रूटिंग, सुपरवाइजिंग, पेइंग, मोटिवेटिंग एज दीज टास्क अप्लाई टू द पर्सनल फोर्स। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जो पर्सनल फोर्स ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल है उसके रेफरेंस में पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस को प्रॉपरली प्लान करना, डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना। और इसके लिए जो पर्सनल फोर्स होती है उसको प्रॉपरली रिक्रूट किया जाता है, उनका सिलेक्शन किया जाता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उनको इक्विप्ड किया जाता है, असाइनमेंट एक्टिविटीज़ असाइन की जाती हैं, उनका रूट फिक्स किया जाता है, उनको प्रॉपरली सुपरवाइज किया जाता है, उनको पेमेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर जो भी उनकी काबिलियत रहती है ना उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉपरली मोटिवेट किया जाता है। और इस तरीके से सेल्स ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्टिकुलर वर्क को प्रॉपरली परफॉर्म करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू स्टिल एंड कंडिफ। तो स्टिल एंड कंडिफ के अकॉर्डिंग a sales organization like any organization is a group of individuals striving jointly to reach certain goals and bearing formal as well as informal relations to each other। तो उन्होंने एक बहुत कॉमन डेफिनेशन प्रोवाइड करी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की। इन्होंने बोला जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरह इंडिविजुअल्स के एक ग्रुप को डिफाइन करती है जो सर्टेन गोल्स को अचीव करने के लिए जॉइंट बेसिस पर एफर्ट्स करते हैं और इसके साथ साथ एक दूसरे के साथ में फॉर्मल और उसके साथ साथ इनफॉर्मल रिलेशंस को भी फॉलो करते हैं। तो इन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया स्टिल एंड कंडिफ के द्वारा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू बॉलिंस। बॉलिंस के अकॉर्डिंग
A good sales organization is one where the functions or departments already detailed have each been carefully planned and coordinated towards the objectives of putting the product in the hands of the customers. The whole efforts being efficiently supervised and managed so that each function is carried out in the desired manner. यानी कि बॉलिंस के अकॉर्डिंग एक गुड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन वो है जहां फंक्शंस और डिपार्टमेंट्स जिनको ऑलरेडी डिफाइन किया जा चुका है, जिनके रिगार्डिंग केयरफुल वे में प्लानिंग की जा चुकी है, उनको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट किया जा चुका है, जिसके बेसिस पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स के हैंड में फॉरवर्ड करने के ऑब्जेक्टिव से इसको एस्टेब्लिश करती है। जितने भी कंप्लीट एफर्ट्स हैं उनको प्रॉपर वे में और एफिशिएंट वे में सुपरवाइज किया जाता है, उनको मैनेज किया जाता है, जिससे कि जो पर्टिकुलर फंक्शन डिसाइड किया गया है उसको डिजायर्ड मैनर में कैरी आउट किया जा सके। ये कहना था बॉलिंस का अबाउट द गुड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक and this is need and importance or significance of sales organization। यानी कि एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी एंटरप्राइज के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है तो उसको एस्टेब्लिश करने की क्यों हमें नीड है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। ठीक है, तो इसको हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी। Whenever you are creating a separate sales organization, तो ये क्या करती है, ये मैनेजरियल एफिशिएंसी को प्रॉपरली इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि आपने क्या कर रखा है, सेल्स के रिगार्डिंग या सेल्स फंक्शन को परफॉर्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया है, तो वहां जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे वो केवल सेल्स के रिलेशन में होंगे। और जब सेल्स के रिलेशन में प्रॉपर फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे तो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को परफॉर्म करने की वजह से क्या होगा, जो वर्किंग एम्प्लॉयज होंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में, वो हाईली एफिशिएंट वे में अपनी वर्किंग को फॉलो करेंगे जब वो एक बार स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे अपनी वर्किंग में। तो इस तरह से जो एक गुड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेजरियल एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करती है, क्योंकि वर्किंग एफिशिएंट वे में फॉलो की जाती है, सेल्स कॉस्ट को एक लेवल तक रिड्यूस कर दिया जाता है, म्यूचुअल फ्रिक्शंस को रिड्यूस कर दिया जाता है, रेड टेपिज्म खत्म हो जाती है, और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो सेल्स फोर्स है वो एफिशिएंट वे में अपनी वर्किंग को इंक्रीज कर देती है। इसी वजह से मैनेजरियल एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। सेकंड इंपॉर्टेंस इज एनकरेजेस स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन को एनकरेज किया जाता है विद इन द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस किया था जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल सेल्स फंक्शन को परफॉर्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एस्टेब्लिश की जाती है। तो यहाँ जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं दे ऑल आर कनेक्टेड विद सेल्स, और इन सेल्स की एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिविजन्स और सब डिविजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और इस तरीके से जो सेल्स फोर्स हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर वर्क में स्पेशलाइजेशन को फॉलो कर सकते हैं जो उनके स्किल, टैलेंट और नॉलेज से परफेक्टली मैच कर रहा हो। और इस तरीके से स्पेशलाइजेशन को एनकरेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सेल्स ऑर्गेनाइजेशन अपनी वर्किंग को फॉलो करती है। नेक्स्ट वन इज द एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ऑब्वियस है, जब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन सेपरेटली वर्कआउट कर रहा है तो उसका मेन पर्पज होगा ऑर्गेनाइजेशन की सेल को लगातार इंक्रीज करना। और जब आप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट वे में फॉलो करते हो, एफिशिएंट वे में ऑपरेशंस को फॉलो किया जाता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, तो ऑब्वियसली सेल्स इंक्रीज होगी ही होगी। अब अगर सेल्स इंक्रीज होगी तो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। मोर सेल्स मोर प्रोडक्शन। मोर प्रोडक्शन का मतलब आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन को फोकस करना होगा, और जब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन को फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन का एडवांटेज मिलना शुरू हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अगर मैं एक एफिशिएंट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं
तो ये बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ सेल्स फोर्स के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए अपनी वर्किंग को आगे बढ़ाती है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सेल्स फोर्स में इस तरीके से असाइन किया जाता है जो उनकी एबिलिटी, कॉम्पिटेंस, पोटेंशियल और इफेक्टिवनेस के अकॉर्डिंग हो। यानी कि जिस पर्टिकुलर सेल्स फोर्स की जो काबिलियत है, जो उसकी कॉम्पिटेंसी है, जो उसका पोटेंशियल है, जो उसकी इफेक्टिवनेस है, उसके अकॉर्डिंग उसको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है। और इसके साथ साथ जो सेल्स मैनेजर है, जो कंप्लीट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली मैनेज कर रहा है, वो क्या करता है, इंडिविजुअल्स सेल्स पर्सन्स के एफर्ट्स को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है, और उसके साथ साथ उन्हें मोटिवेट करता है कि किस तरीके से वो टीम स्पिरिट के साथ में अपनी वर्किंग को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को फोकस करते हुए बेटर रिजल्ट्स को अचीव किया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज द रिड्यूसेस रिस्क एलिमेंट। अगर एफिशिएंट वे में सेल्स ऑर्गेनाइजेशन अपनी वर्किंग को फॉलो कर रही है तो एंटरप्राइज का रिस्क एलिमेंट भी एक पर्टिकुलर लेवल तक रिड्यूस हो जाता है। व्हील्स ऑफ परचेज, फाइनेंस, प्रोडक्शन विल कम टू हॉल्ट इफ द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट स्लोली एंड इनएफिशिएंटली। क्योंकि ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू जनरेट करती है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को फॉलो करती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू भी कलेक्ट करती है। अगर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट वे में अपनी वर्किंग को फॉलो नहीं करेगी तो परचेज, फाइनेंस, प्रोडक्शन या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको प्रॉपर वे में वर्किंग को फॉलो नहीं किया जा पाएगा। वो प्रॉपर वे में अपनी वर्किंग को फॉलो नहीं कर सकते हैं अगर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्लोली और इनएफिशिएंट वे में ऑपरेट कर रहेगी। तो इस तरीके से जब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट वे में अपनी वर्किंग को फॉलो करती है तो उसके बेसिस पर रिस्क एलिमेंट को मिनिमम लेवल तक रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज द इंक्रीजेस प्रॉफिटेबिलिटी। सेल्स के साथ साथ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है जो इसके रिलेटेड फंक्शंस की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं, जैसे कि मार्केट रिसर्च, सेल्स फोरकास्टिंग, सेल्स बजटिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग। इन सबको भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर परफॉर्म किया जाता है, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी है ऑर्गेनाइजेशन की वो ओवरऑल एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। और जब एफिशिएंट वे में ऑर्गेनाइजेशन अपनी वर्किंग को फॉलो कर रही होगी तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं एंटरप्राइज की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्रिएट्स मार्केट। मार्केट्स जो क्रिएट किए जाते हैं, दीज आर क्रिएटेड बाय द सेल्स फोर्स विद इन द सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर जो सेल्स फोर्स है वो मार्केट में जाकर कस्टमर्स को सर्च करते हैं और किसी न किसी तरीके से उन्हें कन्विंस करते हुए प्रोडक्ट के डिमांड को क्रिएट करते हैं। तो ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज के लिए मार्केट्स को क्रिएट करती है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर जो भी बिजनेसेस हैं उन बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्किल्स एंड टैलेंट्स को इस तरीके से ग्रुपिंग प्रोवाइड की जाती है जिससे कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश किया जा सके। मेन पर्पस क्या होता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का? मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए गए हैं उन्हीं को फुलफिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया जाता है। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द reconcile the complaints. It is the sales organization which plays a vital role in reconcile the complaints. Adjustment of complaints and their reconciliation go a long way to create for reaching impact on firm's standing and goodwill. एक्चुअली क्या है कि टाइम टू टाइम जब प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर दिया जाता है तो टाइम टू टाइम कस्टमर्स की तरफ से डिफरेंट टाइप की कंप्लेंट्स आती रहती हैं। अब ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इन कंप्लेंट्स को रिकाउंसिल करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेल्स पर्सन्स के द्वारा मार्केट में एक्टिव रोल प्ले किया जाता है। वो डिफरेंट कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग
प्रॉपर एक्शंस को फॉलो करते हैं, जिसके बेसिस पर कंप्लेंट्स का एक प्रॉपर सॉल्यूशन कस्टमर्स को दिया जाता है। क्योंकि अगर अगर आप कंप्लेंट्स को प्रॉपर्ली एडजस्ट कर रहे हैं और उनको प्रॉपर्ली रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं उनका, तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है कहाँ पर, फर्म की स्टैंडिंग पर और फर्म की गुडविल पर। जितना बेटर वे में आप कंप्लेंट्स को हैंडल कर रहे होगे, उसको रिकाउंसिल कर रहे होगे, उतना ही बेटर आपकी इमेज होगी मार्केट में, उतनी ही बेटर स्टैंडिंग होगी और उतनी ही बेटर गुडविल भी होगी। ओके, सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स विच डिफाइंस द पर्पस और importance or significance of sales organization. Okay, thank you.